और देखिए, ऐसे एक नहीं कई लोग पकड़े जा रहे हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। यानी कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम करते हैं। ऐसा ही एक और शख्स दिल्ली से पकड़ा गया है और उसके तार भी पाकिस्तानी उच्चायोग से सीधे जाकर जुड़ते हैं। देखिए, टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर उस शख्स की है जिसे यूपी एटीएस ने दिल्ली से धर दबोचा। नाम है मोहम्मद हारून और आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। दिल्ली में रहकर स्क्रैप का काम करने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद हारून के घर की। यहीं पर मोहम्मद हारून अपने परिवार के साथ सीलमपुर के ब्लॉक में स्थित इसी घर में रहता था। इस गिरफ्तारी के तार भी पाकिस्तान के उच्चायोग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के मुताबिक हारून पाकिस्तान उच्चायोग के उस कर्मचारी के संपर्क में था जिसके लिए कल ही भारत सरकार की ओर से संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसे भारत छोड़ने का फरमान जारी किया गया। उसका नाम मुजम्मिल हुसैन है और बताया जा रहा है कि जासूसों के नेटवर्क में उसने ही हारून की एंट्री करवाई थी। पाकिस्तान में आरोपी हारून की रिश्तेदारी है, इसीलिए पाकिस्तान जाने के सिलसिले में उसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग के मुजम्मिल हुसैन से हुई। उसके साथ मिलकर पहले तो हारून ने लोगों से वीजा के नाम पर पैसे वसूलने शुरू किए और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम सूचनाएं भी दी। हारून ने कई बैंक खाते उपलब्ध करवाए जिसमें मुजम्मिल ने वीजा लेने आए लोगों से पैसे डलवाए और हारून कुछ कमीशन लेकर इन पैसों को मुजम्मिल के बताए हुए कुछ लोगों को कैश दे देता था, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि में किया जाता था। और हारून को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में हारून के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एक बड़ा और अहम खुलासा सामने आया है। देखिए, जासूसी के आरोप में पकड़ा गया मोहम्मद हारून दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है। एबीपी न्यूज की टीम जब उसके घर पर पहुंची, उसके परिवार के लोगों से उस पर लगे आरोपों को लेकर बात की। इस बीच हारून के परिवार ने बड़ा खुलासा किया। बताया कि हारून ने 2 शादियां की हैं, एक हिंदुस्तान में और दूसरी पाकिस्तान में। एक शादी पाकिस्तान में हुई है बाद में, और पहली शादी जो है इंडियन में हुई है। नाम क्या क्या है? एक जस शवाना है जो पहली वाली पत्नी है, इंडियन है, और उसका नाम शिम्मी है। अच्छा, कब शादी हुई थी पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए होंगे, इसका कंफर्म नहीं है मुझे। वो यहीं पर रहती सिम्मी जो पाकिस्तान? वो पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे पाकिस्तान में शादी हुई? ये गुजरावाला में। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस आज कोर्ट में पेश करेगी, तो हारून के घर वाले भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उसे बेकसूर बता रहे हैं। तमाम सारी चीजें लग रही हैं, ये मतलब इस पर आपका क्या कहना है? क्या तो ये तो बेकसूर फंसा रहे हैं ये। जो भी पुलिस ने जो गिरफ्तार किया एसटीएफ ने, उनका ये भी कहना है कि जो हारून है और जो मोहम्मद मुजम्मिल जो के साथ तमाम जो जानकारी है वो हारून शेयर करता था। वो कुछ नहीं करता था शेयर। ये तो आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी लगा दो। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में छिपे गद्दारों का रोजाना पर्दाफाश हो रहा है। अब पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी के वाराणसी से एक युवक गिरफ्तार हुआ है जो कि 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर्स के संपर्क में था। देखिए, ये तस्वीर मोहम्मद तुफैल की है जिसे यूपी एटीएस ने वाराणसी के आदमपुर से अरेस्ट किया है। एटीएस के मुताबिक ये पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में है। उनमें से एक नफीसा नाम की पाकिस्तानी महिला है जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। इसके अलावा तुफैल 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। भारत की कई अहम जगहों की तस्वीरें और जानकारियां ये साझा कर चुका था। गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडा को फैला रहा था। वाराणसी के कई लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ चुका था। तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। एटीएस को इसके कई सुराग मिले और जांच के दौरान जब कड़ियों को जोड़ा गया तो इसकी नापाक करतूतों का सच सामने आ गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तुफैल तहरीके लब्बैक के प्रचार में शामिल था, जो पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। वो उसके नेता मौलाना शाह रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। यूपी एटीएस आज तुफैल को लखनऊ के एनआईए कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी मांगेगी ताकि पूछताछ करके जासूसी के इस जाल का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। तो ऐसे लोग हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुण और काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। जासूसी कांड में गिरफ्तार एक और किरदार का नाम सामने आया है जिसका नाम है गजाला। गजाला ने एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। ऑन कैमरा बताया कि दानिश किस तरह से जाल फैलाकर शिकार फंसाता था। देखिए, गजाला 27 फरवरी को पाकिस्तान हाई कमीशन में
पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए गई। वहाँ मुझे हाई कमीशन का एक बंदा मेरा जिसका नाम दानिश है, उसने मेरे से मेरा नंबर मांगा और नंबर चेंज किया। और जब मैं घर पहुँची उसने मेरे साथ बात की, कहने लगा मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, मुझे तुमसे प्यार है, मैं शादी करूँगा। उसके बाद वो मेरे से फ़ोन पे डेली बात, वीडियो कॉल भी करता था, लैपटॉप भी करने लगा। सुना आपने, दानिश ने गजाला को जासूस बनाने के लिए पहले दोस्ती की, फिर प्यार शादी का झांसा दिया। गजाला का ये कबूलनामा पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। उसने मुझे 10,000 रुपये डाले यामिन के नाम से, फिर उसने मुझे 20,000 डाले सलीम खान के नाम से और बोला ये 10,000 रुपये तुम रख लेना, ये 10,000 रुपये संभाल के रखना, जब मैं कहूँगा जब उसको डालना, जब मैं कोई QR भेजूँ डाल देना। उसने मुझसे 5-6 QR कोड भेजे, मेरे वहाँ पैसे सेंड करे 1800, 600, 700, एक 3,000 रुपये सेंड करवाई। कोई मल्होत्रा डॉक्टर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब थे। राजस्थान के बीकानेर के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुनाई और कहा कि अब उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर में करणी माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की वीर धरा से ही आतंकी और उनको पालने पोसने वालों के खिलाफ रौद्र हुंकार भरी। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने आतंक की नर्सरी को सींचने वाले पाकिस्तान को धधकते शब्दों से चेतावनी दे दी कि आतंक के खिलाफ अब उनकी नसों में लहू नहीं सिंदूर उबल रहा है। अब छेड़ा तो नतीजा सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक पर जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने देखी वो 140 करोड़ भारतीयों को उबाल रहा है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। और कल बीकानेर में प्रधानमंत्री के दिए भाषण पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक टुकड़ा सोशल मीडिया पर शेयर किया और पूछा कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। देखिए। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस भाषण के हिस्से को शेयर किया जो पीएम मोदी ने 12 मई को देश के संबोधन में दिया था। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। अब राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछते हुए लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। राहुल ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि पीएम मोदी ने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान शेयर किया था और आरोप लगाया था कि हमले से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनाई तो वहीं कांग्रेस ने उनके भाषण की लाइनों को फिल्मी डायलॉग बता दिया और पूछा कि पहलगाम में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इस भाषण पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ऊंची राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे।
ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया? पहलगाम में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? चारों आतंकवादी आज तक लापता क्यों हैं? विदेश मंत्री ने सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को फोन पर सूचित क्यों किया? इस फोन कॉल का भारत को क्या नुकसान हुआ? सीज फायर की घोषणा यदि मोदी जी करते या दोनों के राष्ट्रपति प्रधान करते तो ये सवाल खड़े नहीं होते। हमारे देश में भी बता दें कि जो फर्जी है, जो ट्वीट है, वो ट्वीट झूठ है, ये वो बताए, उसका मतलब क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो सेना के पराक्रम की तारीफ कर रही है, लेकिन सरकार की बातों पर उसे भरोसा नहीं। और राहुल गांधी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। साथ ही खबर ये भी है कि इस बार राहुल गांधी पुंछ जाएंगे और उन परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में पीड़ित हुए थे। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी का पुंछ दौरा 25 मई को हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में ही हुआ है। इससे पहले जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब राहुल गांधी 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे और अस्पताल में भर्ती घायलों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मिले थे। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together. 30 अप्रैल को राहुल गांधी कानपुर भी पहुंचे थे और पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की थी। और देखिए, आज से ठीक 2 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर ऐड करने यानी कि शामिल करने की बात कही थी। साथ ही अब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी यही मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने मांग की है कि उनके राज्य में भी सेना के पराक्रम की वीर गाथा पढ़ाई जाए। देखिए, सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उठाई है। आज भली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन 10 साल बाद जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको भी लगेगा कि फला समय हमारे बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, पर भारत के सैनिकों ने तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर कांग्रेस पूछ रही है कि क्या पाठ्यक्रम में मंत्री विजय शाह का वो अभद्र बयान भी शामिल किया जाएगा जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी क्या ये बताएंगे कि जो इनके मंत्रियों और इनके उप मुख्यमंत्री और इनके विधायकों ने देश की बेटी और देश की सेना का अपमान किया है, उसके बारे में क्या पढ़ाया जाएगा? मंत्री विजय शाह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अब भी मेहरबान हैं और कांग्रेस लगातार उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और साथ ही वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है जो कि पुलिस के मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था, लेकिन इसके बाद चोरी छिपे प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। देखिए, वाराणसी के इसी प्राइवेट अस्पताल में उस नक्सली का इलाज चल रहा था जो झारखंड में सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ में घायल हो गया था। इसका नाम गौतम यादव उर्फ अखिलेश यादव है, जो घायल होने के बाद वाराणसी के लंका इलाके में मौजूद इसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। इसके पेट में गोली लगी थी। अस्पताल का डॉक्टर 19 मई से इसका इलाज कर रहा था और वो भी बिना पुलिस को जानकारी दिए। झारखंड पुलिस की ओर से जैसे ही वाराणसी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम को प्राइवेट अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया, जहां पहुंचने के बाद पुलिस ने इलाज कर रहे नक्सली गौतम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी नक्सली नाम और पहचान छिपाकर अस्पताल में इलाज करा रहा था। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि अस्पताल ने गन इंजरी के बाद भी पुलिस को जानकारी नहीं दी, इसीलिए अब अस्पताल के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जिसके बारे में हॉस्पिटल द्वारा लोकल थाना पर कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है। सीएम को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। और वक्फ संशोधन कानून पर 22 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कानून के विरोध में तकरीबन 100 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। देखिए, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वक्फ मामले से जुड़ा तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है पूर्ण हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला को रिजर्व कर लिया है
अब हम सबों को इस केस में अंतरिम राहत से संबंधित क्या फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, उसका हम सबों को इंतजार होगा। वहीं गुरुवार को हैदराबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन हुआ, जिसमें AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने फिर से वक्फ संशोधन कानून पर निशाना साधा। इसे मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश करार दिया। टाइटल तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, मगर मोदी ने कह दिया कि नहीं, टाइटल मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, मालिक बन जाएगा सारे खदीमा। बताइए आप, ये जुल्म नहीं तो क्या है। और उत्तराखंड के रामनगर से आई तस्वीरों ने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर एक शख्स की हादसे में मौत हो गई थी, उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ई-रिक्शा में पहुंचाया गया। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए, ई-रिक्शा पर शव ले जाने की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल बैठ गया। रामनगर में लापरवाही की ये तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जहां अपने परिवार के सदस्य की मौत का सदमा झेल रहे उसके घर वालों को ई-रिक्शा में शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। ये तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रही हैं। उसकी संवेदनहीनता की कहानी खुद बयां कर रही है। जहां पर हादसे का शिकार होकर दम तोड़ चुके एक शख्स को एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं हो पाई। दरअसल कुछ दिनों पहले विरुखाल इलाके में हादसा हुआ था। एक शख्स ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान घायल संदीप रावत ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाने की बारी आई तो अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस नहीं होने की बात कही और ई-रिक्शा पर लाद कर संदीप के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और एबीपी रिपोर्ट में अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बेलथंगडी इलाके में एक जंगली हाथी सड़क पर आ गया, जिसे देखने के बाद रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लोग उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी भड़क गया है। देखिए, दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगडी तालुक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, जहां बीच सड़क पर एक जंगली हाथी दिख रहा है। यह हाथी सड़क के किनारे लगे पौधों को खाने की कोशिश कर रहा है तो सड़क पर दोनों ओर गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, जिस पर सवार लोग जंगली हाथी को देखकर बाहर निकल आए, उसकी फोटो खींचने लगे। इस दौरान कुछ लोग तो हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि जंगली हाथी के साथ मस्ती करना इनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। बावजूद इसके ये सड़क पर उसकी तस्वीरें खींचते और सेल्फी लेते दिख रहे हैं। वहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों का गुस्सा इस पर भड़क गया। दरअसल जंगली हाथियों को इस तरह का बर्ताव पसंद नहीं है। स्थानीय लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने जंगली हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पर कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने भी नाराजगी जताई है और निर्देश जारी किया है घटना में शामिल गाड़ियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जंगल के एंट्री पॉइंट्स पर चेतावनी वाले साइन बोर्ड्स लगाए जाए ताकि लोगों को ऐसे खतरनाक व्यवहार से रोका जा सके। और चलिए अब बात करते हैं सलमान खान की। सलमान की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगाई गई है। एक लड़की ने सलमान के घर में जबरन घुसने की कोशिश की और साथ ही 2 दिन पहले एक लड़के ने भी सलमान के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। देखिए क्या है पूरा मामला। कड़ी सुरक्षा घेरे में रहने वाले सलमान खान के घर पर 3 दिनों में 2 घुसपैठ की कोशिश से पुलिस अलर्ट हो गई। सलमान के घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रही महिला ने खुद को सलमान का फैन बताया। इससे पहले 20 तारीख को शाम करीब 7 बजे एक 23 साल का लड़का गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे शख्स की गाड़ी में छिपकर अंदर आ गया। बाद में वो पकड़ा गया। उसने भी खुद को सलमान का फैन बताया। लड़के ने कहा, मैं सलमान खान से मिलना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही है, इसलिए मैं छिपने की कोशिश कर रहा था। बार बार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के बीच सरकार ने सलमान की सुरक्षा पर भरोसा दिया। एजेंसी बिल्कुल ठीक से काम करी, इसलिए वो पकड़े गए। उनके लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं है। पुलिस अब घुसपैठ करने वालों का बैकग्राउंड पता कर रही है। ये पता करने की कोशिश हो रही है कि कहीं फैन की शक्ल में सलमान के दुश्मन उनके घर में कोई हमलावर तो नहीं भेज रहे। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है।
जो खुद को ई कॉमर्स कंपनी के कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बताता था और फोन पर लोगों को लूट लेता था। देखिए। जामताड़ा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस बदमाश का नाम है मुख्तार अंसारी, जो बेहद सधे हुए अंदाज में लूट की वारदात अंजाम देता था। ये ऐसा साइबर अपराधी है जो लोगों से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर बात करता था, उन्हें अपने जाल में फंसाता था और फिर उनके अकाउंट से उनकी जमा पूंजी उड़ा लेता था। पुलिस ने जामताड़ा के मोहलीडी गांव के आधे बने मकान पर छापा मारकर आरोपी मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 16 लाख रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पहले भी साइबर क्राइम के मामले में ये जेल जा चुका है और जेल से बाहर आने के बाद फिर से ई कॉमर्स कंपनियों का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये लोगों से फोन पर बात करके उनके खाते से रकम उड़ा लेता था। आरोपी मुख्तार अंसारी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और महाराष्ट्र में कई लोगों से लाखों रुपए ठग चुका है। इसका मुख्य जो अपराध शैली था, और गुरुवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर फुल एक्शन में दिखा, जिसके तहत अवैध रूप से किए जा रहे कई विला को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इसके बाद अब अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए। ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में हुई बुलडोजर की ये कार्रवाई अवैध कब्जा करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है, जिनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। जिसे जानकारी मिली थी कि वेदपुरा गांव में कुछ लोग गांव की जमीन पर अवैध रूप से विला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही प्राधिकरण के अधिकारी एक्शन में आ गए। बुलडोजर को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर भेजा गया, जिसके बाद पीले पंजे ने अपने प्रहार से एक एक कर तमाम अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। वेदपुरा गांव की करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन पर कुछ लोग अवैध निर्माण की कोशिश कर रहे थे। चोरी छिपे विला का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका पता चला तो प्राधिकरण की टीम 5 जेसीबी और 3 डंपर लेकर मौके पर पहुंच गई। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को एक एक कर गिराया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से भी अपील की है कि वो किसी भी जमीन को खरीदने से पहले अथॉरिटी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि अगर लोग बिना जानकारी के जमीन या फ्लैट खरीदेंगे तो अवैध होने की हालत में उनका आशियाना भी जमींदोज किया जा सकता है। और वहीं यूपी के मथुरा में एक शख्स ने अपनी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद किया। युवक बिजली विभाग में हो रही रिश्वतखोरी से परेशान चल रहा था। क्या है पूरा मामला, देखिए। युवक एक हाथ में नारियल लेकर दंडवत करते करते मांड एसडीएम के ऑफिस तक पहुंच गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल रमाकांत नाम का ये शख्स इस बात से नाराज था कि बिजली विभाग के अधिकारी उसकी शिकायत सुनने की बजाय उल्टा उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। रमाकांत ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसने बिजली कनेक्शन का लोड भाड़े पर लिया था। इस दौरान उसने बिजली विभाग के कई चक्कर काटे, लेकिन वहां तैनात एक कर्मचारी ने उससे पैसे भी ले लिए और लोड भी कम नहीं किया। बहरहाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर पीड़ित की समस्या का 1 हफ्ते में समाधान करने का निर्देश दिया है। और बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ पर कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान अचानक से बत्ती गुल हो जाती है और उसके बाद बच्चे अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके एग्जाम देते एग्जामिनेशन हॉल में नजर आते हैं। देखिए। पूरे हॉल में गुप अंधेरा है, जगह जगह मोबाइल का टॉर्च टिमटिमा रहा है और अंधेरे में बच्चे शोर मचाते हुए परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम दे रहे बच्चे एक दूसरे से चिपक कर ऐसे बैठे हैं मानो मूंगफली खा रहे हों। ऐसी परीक्षा देखकर कोई भी अपना माथा पकड़ सकता है। अब जब मोबाइल ही बच्चों के पास है तो आप ही समझिए कि यहाँ नकल कितनी जोर शोर से चल रही होगी। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। एग्जाम हॉल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन अंधेरा मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। पहली बात तो यह कि मोबाइल गया कैसे, एग्जाम के टाइम में मोबाइल अंदर गया क्यों, और दूसरा वो बिजली की क्यों नहीं व्यवस्था की, जबकि यहाँ पर जनरेटर है। ये बेतिया के टीपी वर्मा कॉलेज की तस्वीर है। इसे शर्मनाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए।
और बिहार के पटना में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बदमाशों ने दनादन फायरिंग कर दहशत मचा दी। घटना बीती रात तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। देखिए। क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह चल रहा था और सैदाबाद पंचायत की मुखिया ममता देवी के पति भाषण दे रहे थे। तभी अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले में अंजनी सिंह समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अंजनी सिंह ने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम बचेंगे चाहे नहीं बचेंगे, कोई ठीक नहीं है भैया, लेकिन सिद्धार्थ विधायक हमको गोली मरवा दिया और हमको कनौरी यादव और राजेश यादव जो लहलादपुर के हैं हमको गोली मरवा दिया है भैया। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, बस यही लोग मरवाया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। घटनास्थल से पुलिस ने 6 गोली का खोखा, 1 मैगजीन और अपराधी की 1 बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भागलपुर के संतोष यादव जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हो गए थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधवाया। देखिए। शहीद संतोष यादव भागलपुर के नौगछिया इलाके के इस्माइलपुर भिट्ठा गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। संतोष यादव की शहादत से उनके पूरे गांव में मातम पसरा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शहीद संतोष यादव के घर वालों से मिलने के लिए उनके गाँव पहुँचे। शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों को ढांढस बंधाया। दावा किया कि इस मुश्किल वक्त में वो और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शहीद संतोष यादव के घर वालों के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया और सरकार से संतोष यादव के गांव तक आने वाली सड़क को उनके नाम पर करने की मांग की। साथ ही शहीद संतोष यादव के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई। सरकार अविलंब सड़क को बनवाए और सड़क का नामकरण जो है शहीद संतोष यादव के नाम पर किया जाए। और हम तो चाहेंगे कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनको भी सरकार जो है सरकारी नौकरी दे करके नवाजने का काम करे। और चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर पुलिस ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि हेमंत मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर के विवादित कार्टून बनाया था। देखिए। इंदौर के लसूड़िया थाने में हेमंत मालवीय के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। हेमंत मालवीय ने विवादित कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जिसके बाद विनय जोशी नाम के युवक ने शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज हो गया। 196 299 302 352 353 BNS और 67 IT एक्ट का प्रकरण हेमंत मालवीय के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। हेमंत मालवीय अपने कार्टून को लेकर कई बार चर्चा में आ चुके हैं। इससे पहले बाबा रामदेव के खिलाफ भी उन्होंने कार्टून बनाया था, जिसके बाद हरिद्वार के कंखल थाने में हेमंत के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।